नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? और आइए करते हैं शुरुआत आज के सेशन की। मनोविज्ञान का सेशन है, काफी दिनों से लटका हुआ है, हो नहीं रहा था। आज फाइनली इस सेशन को दोबारा शुरू कर रहे हैं। और मनोविज्ञान के अंदर हमने जो है वो ऑलमोस्ट 3 यूनिट पूरी कर ली है। मनोविज्ञान, व्यक्तित्व, बाल विकास और बुद्धि, ये 3 यूनिट जो है आपकी शुरुआत की पूर्ण कर चुके हैं हम। और अब आज से शुरू कर रहे हैं हम अधिगम। तो अगले लगभग 3 दिन में ये टॉपिक पूरा हो जाएगा और मनोविज्ञान आपका जो है वो 15 तारीख तक कंप्लीट हो जाएगा। 15 तारीख तक आपका पूरा मनोविज्ञान, रीट लेवल फर्स्ट मुख्य परीक्षा, रीट लेवल सेकंड मुख्य परीक्षा, और इसके बाद आपका ग्रेड सेकंड में भी यही मनोविज्ञान है। तो बस आपका पूरा हो जाएगा। इसके बाद आपका इस समय जो 12 बजे वाली क्लास है, इसमें आपका जो सामान्य जीके वाला एक टॉपिक है और एक टॉपिक है आपका शिक्षा वाला, इसमें आरटीई पढ़ना है, ये वाला टॉपिक आपको जो करवाएंगे। तो मनोज भाई कैसे हैं? लक्ष्मी कैसे हैं आप? एंड संदीप कौर जी कैसे हैं आप? मुकेश कैसे हैं? जय सैनी, मीरा मीना, परी, राम, मीना, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। रीना जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। तो आइए करते हैं शुरुआत आज के सेशन की। अधिगम टॉपिक। अधिगम के बारे में आप वैसे तो सब कुछ जानते हैं, वही है जो आपको रीट में पढ़ा था आपने, उससे अलग आपको कुछ पढ़ना नहीं है। अधिगम होता क्या है आप सब जानते हैं और आप 2021 में पढ़ चुके हैं मनोविज्ञान, है ना। अगर अभी अभी लेटेस्ट की बात करूं, क्योंकि रीट 2021 में आप पढ़े हैं, रीट 2022 में पढ़े हैं और अब रीट 2023 जनवरी के अंदर मुख्य परीक्षा के अंदर आप दोबारा पढ़ रहे हैं। फिर भी मनोविज्ञान के अंदर बहुत सारे बच्चों की ये शिकायत रहती है कि सर हम पढ़ते तो हैं लेकिन पेपर में हमारा क्वेश्चन जो है वो 18-19 तक ही सही हो पाते हैं। हालांकि इस बार तो अपने 20 ही क्वेश्चन है, 20 नंबर के क्वेश्चन है, लेकिन ये शिकायत रहती है कि मनोविज्ञान में कठिन पेपर था। देखो, मनोविज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है, मनोविज्ञान की तुलना आप किस सब्जेक्ट से कर सकते हैं? मीना चौधरी जी बताइए, सोमवीर जी, लक्ष्मीबाई, प्रमोद, रतन मीना, मनोविज्ञान की तुलना आप किस सब्जेक्ट से कर सकते हैं? मनोविज्ञान की तुलना हम कर सकते हैं गणित सब्जेक्ट से। गणित से इसकी तुलना कर सकते हैं हम। देखो, मनोविज्ञान में ऐसे भी यही जो आपको मैं पढ़ा रहा हूं, यही डाटा पढ़कर आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने 25, यानी रीट के अंदर मैं अगर उदाहरण लेता हूं तो रीट में 25+ क्वेश्चन सही किए हैं, और वो भी 2022 के 23 तारीख वाले पेपर में। जो 23 तारीख का पेपर हम कठिन मानते हैं, उस पेपर में आप में से ही बहुत सारे बच्चों ने यही डाटा पढ़कर और 30 में से 25+ क्वेश्चन सही किए हैं। और आप में से बहुत सारे बच्चे यहाँ ऐसे भी है जो कि 20 तक ही रह गए, जिनके 18-20 के करीब सही हुए। तो अंतर कहाँ आ रहा है? मनोविज्ञान की तुलना हम गणित से करते हैं, और गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको पढ़ा नहीं जा सकता है, उसको समझा जा सकता है। गणित में सबसे पहले हम गणित में क्वेश्चन कैसे करने हैं, गुरुजी हमें एक बार समझा देते हैं कि इस बार इस तरीके से क्वेश्चन करना है, और फिर वो हमें 10, 15, 20 क्वेश्चन देते हैं कि आप ऐसी तरीके के क्वेश्चन करके प्रैक्टिस करो। क्या करो? प्रैक्टिस करो। मेन क्या है कि गणित के अंदर समझना प्लस प्रैक्टिस करना। कोई भी बच्चा गणित में कमजोर नहीं हो सकता है अगर वो प्रैक्टिस करता है। तो जिसके कॉन्सेप्ट समझ में आ गया प्लस जिसने प्रैक्टिस की है, उसका गणित अच्छा है। और जिसने समझ लिया लेकिन प्रैक्टिस नहीं की, और प्रैक्टिस कर ली लेकिन समझा नहीं, तो उसका मामला गड़बड़ा जाएगा। मनोविज्ञान को आप बाकी सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी की तरह नहीं पढ़ सकते हो, इसे आप गणित की तरह पढ़ो। आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लो, इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस। जिस बच्चे ने ज्यादा प्रैक्टिस की है उसके ज्यादा क्वेश्चन सही हुए हैं। तो मैं देखो, अगर आप मेरे जो सेशन है इनकी तुलना किसी बुक से करोगे, किसी भी बुक से अगर तुलना करोगे, जैसे आप किसी भी मार्केट की कोई बुक उठा ली और सोचा कि चलो गुरुजी ने अधिगम में ये करवाया है और बुक में देखते हैं क्या दे रखा है, तो बुक में थोड़ा मैटर ज्यादा दे रखा है। बुक की तुलना में हमने उस मैटर को
कम करा है, और कम इसलिए करा है ताकि रीट के लेवल तक हम पढ़ सकें। बुक में बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा चीजें दे दी गई है जहां से क्वेश्चन आते ही नहीं है। तो अगर आप इतना टॉपिक जो मैंने आपको मनोविज्ञान में अब तक करवाया है, इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे तो मनोविज्ञान में आप अच्छे नंबर लेके आ सकते हैं। बट प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, और प्रैक्टिस हम आपको डेली करवाएंगे। अगले महीने से एक क्लास हम जो है वो 8 बजे शुरू करेंगे, सर्दियां आ जाएगी, और फिर डेली 8 बजे 3 महीने कंटिन्यू हम आपको लगभग 10,000 के करीब क्वेश्चन 3 महीने कंटिन्यू करवाएंगे, 60 क्वेश्चन डेली के, और उसमें आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, जिसमें सी टेट, एच टेट, यूपी टेट, रीट, इन सब के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करवा दिए जाएंगे। तो प्रैक्टिस ही आपको बेहतर बनाएगी मनोविज्ञान में। अब शुरू करते हैं आज के टॉपिक को, अधिगम को। समझने वाला टॉपिक है। आप अगर रजिस्टर वगैरह कुछ भी लेके बैठे हैं तो छोड़ दीजिए, रिलैक्स हो जाइए, अपने फोन को अपने सामने कहीं पर भी रख लीजिए, मेज, कुर्सी, अलमारी में, और अपने दिमाग को केंद्रित करके समझने का प्रयास करें। और जहां पर आपको ये लगे कि नहीं मेरे तो समझ में नहीं आया, गुरुजी ने तो समझाया है लेकिन मेरे को नहीं समझ में आयो, आप ऐसा समझिए कि आप एक ऑफलाइन क्लास में बैठे हैं और मैं आपके सामने हूं जस्ट, और आप मुझसे पूछ सकते हैं। एक ही बार कमेंट करते ही मैं आपको रिप्लाई करूंगा, अगर आपका कमेंट पूछने से संबंधित होगा तो, और हम उस सब्जेक्ट को, चाहे हमारा टॉपिक 5 की जगह 6 दिन चला जाए, यानी जनरली अधिगम 3 दिन में करते हैं, हम 3 दिन की जगह 5 दिन में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको समझ में नहीं आए तो बार बार पूछ सकते हो। तो चलिए करते हैं शुरुआत। अधिगम क्या है? अधिगम का अर्थ होता है सीखना, है ना? सीखना ही तो होता है ये, सीखना। अधिगम मीन सीखना। अधिगम का अर्थ होता है, इंग्लिश में लर्निंग कहते हैं, और सामान्यतः इसको कहते हैं सीखना। लेकिन ऐसा सीखना जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन कर दे, ऐसा सीखना कि उस चीज को सीखने के बाद हमारा व्यवहार परिवर्तित हो जाए, अर्थात हम जैसे पहले कर रहे थे उस चीज को सीखने के बाद हम उससे बेहतर कर पाए, तभी तो सीखना होगा। चलिए देखिए, अधिगम, व्यवहार में वांछित परिवर्तन ही अधिगम है। व्यवहार में वांछित परिवर्तन ही क्या है? अधिगम है। व्यवहार में वांछित परिवर्तन, यहां एक शब्द है वांछित। वांछित का क्या अर्थ होता है, और परिवर्तन का अर्थ तो आप जानते हो। वांछित का अर्थ होता है जैसा आप चाहते हैं, ठीक है, चाहते हैं। जैसे एक घर में हमारी बहन है जो अच्छा भोजन पकाना जानना चाहती है, भोजन पकाना, भोजन पकाना सीखना चाहती है। एक हमारा भाई है, छोटा बच्चा, साइकिल चलाना सीखना चाहता है, साइकिल चलाना सीखना चाहता है। एक धावक है जो तेज गति से दौड़ना चाहता है। एक हमारी एक बहन है जिसकी अभी शादी होने वाली है, तो वो अच्छी मेहंदी लगाना सीखना चाहती है। अच्छा, एक हमारा दोस्त है जो चाहता है नृत्य करना सीखना, ताकि जब वो विवाह में अपनी पत्नी से मिले तो वो स्टेज पर, आजकल क्या ट्रेंड में है कि दूल्हा, पहले तो क्या होता था जनरली जब किसी की शादी होती थी तो वो तो आराम से बैठा रहता था, और दोस्त जो होते थे, सखा सहेलियां होती थी, वो नृत्य करते थे डीजे पर, है ना? डीजे पर नए नए गाने बजा बजा कर नृत्य करते थे। लेकिन आजकल जो दूल्हा दुल्हन है ना, वो भी कंपटीशन में है। वो बोले कि यार थे नाचो, और मैं मारे ब्याह में बैठे रहा, क्यों? मैं ही मारे ब्याह में नाचूंगा, मैं भी मारे ब्याह में नाचूंगा। तो आजकल क्या है कि दूल्हा दुल्हन विवाह से पहले प्रैक्टिस करते हैं, सीखते हैं कि कैसे वो विवाह में अच्छा नृत्य कर पाए, जैसे मूवीज में होता है ना, वैसे वाला नृत्य करने का प्रयास कर रहे हैं। ये सब लोग क्या कर रहे हैं? सीख रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सीखना, यानी लर्निंग करने का प्रयास कर रहे हैं। जब ये बहन खाना बनाना सीखेगी
तो पहले जब ये खाना बनाती थी तो कभी मिर्च ज्यादा हो जाती थी, कभी नमक ज्यादा हो जाता था, कभी रोटी जल जाती थी। लेकिन जैसे ही इसका लर्निंग हो जाएगा, इसका अधिगम हो जाएगा, इसका खाना स्वादिष्ट बनने लगेगा। अर्थात व्यवहार में परिवर्तन हो गया। पहले खाना बनाती थी, अच्छा नहीं बनता था, लर्निंग हुआ और लर्निंग के बाद खाना अच्छा बनने लगा। व्यवहार में परिवर्तन हुआ। कैसा परिवर्तन हुआ? जिस इसने चाहा कि खाना अच्छा बने तो इसके अनुसार खाना अच्छा बनने में व्यवहार में परिवर्तन हुआ। इसने चाहा कि मैं साइकिल चलाऊं अच्छे से, पहले ये साइकिल चलाता था, बेचारा पड़ जाता था, गोडे फूट जाते थे इसके, लेकिन प्रयास करता रहा, सीखा और सीखने के बाद अच्छा साइकिल चालक बन गया। ये अच्छा तेज धावक बन गया। ये अच्छी मेहंदी लगाने वाली बन गई, यानी अच्छी मेहंदी बना सकती है ये, और ये अच्छा नृत्यकार बन गया। हर व्यक्ति के लिए सीखना अलग है। वांछित परिवर्तन का यही अर्थ होता है कि जो हम चाहते हैं, जैसे कक्षा में गुरुजी लाभ हानि का क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, तो उनके लिए वांछित परिवर्तन क्या है कि बच्चों को लाभ हानि का टॉपिक पढ़ाने के बाद वो अपने जीवन में या अपने इस लाभ हानि के टाइप के क्वेश्चन को अच्छे से कर पाए। एक मैडम जी कक्षा में व्याकरण पढ़ा रही है, संधि पढ़ा रही है, तो मैडम जी को क्या उद्देश्य है? अधिगम को, ताकि मैडम जी चाहती है कि जब वो अधिगम करवाए बच्चों को तो बच्चों को संधि का ज्ञान अच्छे से हो जाए। तो वांछित परिवर्तन का अर्थ होता है जैसा अधिगम करता चाहता है उस तरीके का अगर परिवर्तन हो जाता है तो वह क्या कहलाता है? वांछित परिवर्तन कहलाता है। और इस तरीके के वांछित परिवर्तन को ही क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। क्या कहते हैं जी? अधिगम कहते हैं। आया समझ में अधिगम क्या होता है? कुलदीप जी कैसे हैं आप? स्वागत आपका। अधिगम समझ में आया क्या होता है? व्यवहार में वांछित परिवर्तन ही क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। व्यवहार में वांछित परिवर्तन, कई जगह आपको बुक में इसको थोड़ा और बढ़ा चढ़ा के लिख दिया गया है कि अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन अनुभव या प्रशिक्षण के माध्यम से व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। यही बात है, इसी बात को वहां पर बड़ा करके लिख दिया गया है। अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, जैसी हम अपेक्षा रखते हैं, जैसी हम इच्छा रखते हैं, उस इच्छा के अनुसार व्यवहार में परिवर्तन हो, और परिवर्तन कैसा? स्थायी हो, लंबे समय तक चलने वाला हो। देखिए गेट्स क्या कहते हैं? गेट्स इसको परिभाषित करते हुए कहते हैं अधिगम को, गेट्स अधिगम को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि प्रशिक्षण व अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। जब आप कोई प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, जब आप अनुभव करते हैं, भाई कोई चीज हम दो तरीके से सीख सकते हैं, दो तरीके से सीख सकते हैं। जैसे छोटा बच्चा चलना सीखता है, आपने देखा होगा कभी कि छोटा बच्चा जब चलना सीखता है, अच्छा बताओ चलना, एक क्वेश्चन बताओ पहले, चलना क्या है? ये अधिगम है क्या चलना, या फिर ये परिपक्वता है? क्या है चलना? क्या है? कमेंट करके बताओ चलना क्या है? चलना क्या है? अधिगम या परिपक्वता? चलना क्या है? चलना परिपक्वता है। चलना क्या है? परिपक्वता है चलना। क्यों है परिपक्वता गुरुजी? अधिगम भी तो उसका है, में टाबर आपको अनुभव प्राप्त करे, अनुभव से चले, क्योंकि वो पढ़े,
अंगोडा फूटा है 2-3 बार। देखो चालनों, बच्चों जब भी चालनों सीखा है तो वो बहुत ज्यादा बार पढ़े है और पढ़ वो चालनों सीखा है, तो गुरुजी अधिगम भी तो हो सके। अधिगम ऐसी क्रिया को कहते हैं जिसके अंदर आपको वही व्यक्ति अधिगम वही होगा जब आप चाहोगे तब होगा। जैसे अगर आप खाना बनाना सीखना चाहते हो तभी आप खाना बनाना सीखना चाहोगे, अपने आप वो नहीं सीख पाओगे, आप अपने आप नहीं सीख पाओगे। जैसे मान लीजिए आज आप बेरोजगार हैं और जल्द ही आपके पास रोजगार भी आ जाएगा, ईश्वर की मालिक की प्रार्थना से कर रहे हैं हम, मालिक की प्रार्थना से। आज आपके लिए गाड़ी सीखना कोई जरूरी है क्या? आज आपको कोई कह दे कि भाई लक्ष्मी बाई आप गाड़ी सीख लो, तो लक्ष्मी बाई क्या कहेगी? लक्ष्मी बाई कहेगी जी ना, गाड़ी सीख के करूं, मेरे कन तो साइकिल ही को नहीं, मेरे के काम की गाड़ी, यही कहोगी ना, यही कहोगी, क्योंकि गाड़ी सीखना आपके लिए आवश्यक नहीं है आज। लेकिन आप कल गवर्नमेंट जॉब बनोगी, आपके खाते में हर महीने 50,000 रुपए आएंगे, आप धूप में कई किलोमीटर जब स्कूल में जाओगी तो आप सोचोगी कि अब तो 50,000 रुपये कमान भी लग गया, अब आपा कहेगा एक गाड़ी खरीद लें छोटी सी एल्टो गए तो किए कि बैठ के आराम से स्कूल चल जावा और अपने घरे वापस आ जावा, है ना। आपको आवश्यकता हुई तो आपने गाड़ी सीखी। यानी अधिगम जो है वो आवश्यकता पर आधारित है। अधिगम जो है वो आवश्यकता पर आधारित है, यानी जब आपको किसी चीज की आवश्यकता होगी तभी आप वो चीज सीखोगे या उस विषय के बारे में अधिगम करोगे, है ना। लेकिन परिपक्वता क्या होती है, हालांकि हम आगे अधिगम और परिपक्वता में अंतर को समझेंगे। परिपक्वता तो आप चाहे सीखना चाहो चाहे ना सीखना चाहो, थाने आई जैसी। जी हाँ, कोई टाबर आ कर दे मैं तो कौन चालनो सीखूं, मैं तो खड़ी होना कौन सीखूं, ऐसा हो सकता ही नहीं है। चाहे वो ना सीखे लेकिन फिर भी वो जैसे जैसे उसकी एज बढ़ेगी वो चलना सीख ही जाएगा। तो परिपक्वता वो होती है जो शारीरिक वृद्धि के साथ होती है, जो निश्चित होती है, जो सार्वभौमिक होती है, जिसको रोका नहीं जा सकता, जिसको रोका नहीं जा सकता है। लेकिन अधिगम की आपकी मर्जी है। अब कोई टाबर जिकांग करके चोखा पीसा है भाई 15-20, मान लीजिए कोई को पिताजी राजनीति में है या पिसारो है, तो बांगा टाबर क्यों रीट में मनोविज्ञान पढ़ेगा बताओ। देखो कभी के कोई नेता, एमएलए, विधायक, मुख्यमंत्री के बच्चे तैयारी कर रहे हैं, आपने देख पढ़ा कभी अशोक गहलोत जी के, गोविंद जी डोटासरा के, है ना, और बाकी जितने भी नेता हैं उनके बच्चे रीट की तैयारी कर रहे हैं, मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं, आरएस की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा नहीं देखोगे आप। क्यों नहीं देखोगे? क्योंकि उनको आवश्यकता नहीं है भाई। उनको क्या, किस में देखोगे आप? उनको देखोगे कि वो राजनीति में आ रहे हैं, तो उनके लिए राजनीति आवश्यकता है तो वो राजनीति के बारे में सीखेंगे। तो सीधा सीधा हम कहें तो अधिगम आवश्यकता और परिपक्वता शारीरिक और सार्वभौमिक होती है। अब आगे बढ़ते हैं। तो क्या कहा है गेट्स ने? गेट्स ने कहा है कि प्रशिक्षण व अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। दूसरी बात, मार्गन और किंग कहते हैं कि अभ्यास या अनुभूति के फलस्वरूप व्यवहार में होने वाले अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन अधिगम कहलाते हैं। भाई या तो आप बार बार किसी चीज का अभ्यास किए और उसको सीख गए। जैसे पुराने जमाने में जब हमारे पास पहली बार फोन आया था, नोकिया 1100 था और उसमें लगभग 200 रुपए बैलेंस डला हुआ था, तो हमें पता नहीं था कि कैसे चलता है। नोकिया 1100 फोन चलाना सबसे कठिन था उस टाइम, बहुत कठिन था, क्योंकि उसमें समझ में नहीं आता था। एक ही बटन से बहुत ज्यादा काम होते थे और हम क्या करते थे, अक्सर सबसे बड़ी गलती जो होती थी ना उसमें, दूसरे लोगों को मैसेज भेज दिए जाते थे
और हमें पता भी नहीं चलता था कि हमने किसी को मैसेज भेजा है क्या। वो तो शाम को पता चलता जब घर वाले पीटते कर, छोरा तू 2 घंटा फोन लियो और बैलेंस 0 कर दियो रहा, इतनी क्या बात करी तो दे धना तो थोड़ी पिटाई हो जाती। अब घर का सोच तो छोरो 200 रुपये की बात कर गयो या 200 रुपया खर्च कर दिया, और छोरे ने या आपा ने वो बेरोई को नहीं हुआ है कि 200 रुपया लाख कट गया। वो तो बाद में धीरे धीरे पता चला जब हम अभ्यास करते करते उसको सीखे कि हमसे गलती ये हो रही थी कि रेंडमली जो हमारे कॉन्टेक्ट लिस्ट थी उसको मैसेज जा रहा था, मैसेज जा रहे थे और कुछ भी लिखा हुआ भी नहीं होता था। अब मैसेज के उस टाइम लगते थे 250 रुपए और वो चले जाते थे, इतने में पैसे खत्म हो जाते थे। तो कहने का अर्थ क्या है कि अभ्यास के द्वारा या अनुभूति के द्वारा, अनुभूति का अर्थ क्या होता है, अनुभव, अनुभव के द्वारा या अभ्यास के द्वारा अगर कोई व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है तो वह भी क्या कहलाता है, वह भी अधिगम कहलाता है। क्रो एंड क्रो कहते हैं कि आदत ज्ञान अभिवृत्तियों, आदत ज्ञान तथा अभिवृत्तियों को अर्जन करना ही अधिगम है। आपने आदत कोई अपनाई, कोई आपने नया ज्ञान ग्रहण किया, कोई आपने नई अनुभूति प्राप्त की, इसको अगर आप स्थायी करते हो और इसको आप आत्मसात करते हो तो यह भी क्या कहलाती है, अधिगम कहलाती है। तैयारी घर पे करें या बाहर करें, अब ये क्वेश्चन अपने आप में एक यूनिक क्वेश्चन है कि तैयारी घर पर करें या बाहर करें, कहां करें बताओ। देखो अगर आपके घर पे आपके पिताजी के पास, आपके दादाजी के पास अगर अच्छे पैसे हैं, आपका बैकग्राउंड आर्थिक रूप से मजबूत है और आपके घर वाले समर्थ है आपके ऊपर 50-60 हजार रुपए खर्च दें, लाख रुपए खर्च दें, तो आप जाओ अच्छे से जयपुर जोधपुर जैसे सिटी में जाओ, अच्छा बढ़िया कूलर या एसी लगा हुआ रूम लो और कोचिंग में जाके पढ़ो, है ना, अपने जीवन को जियो और देखो वहां पर आपका सिलेक्शन हो भी जाए, कोई ये जरूरी नहीं है कि नहीं होगा, होगा भी। और अगर आपकी आर्थिक स्थिति ऐसी है या आप खुददार हैं, खुददार, आप खुददार हैं कि नहीं हम अपने जीवन की सफलता में अपने घर वालों का कम से कम जो है वो सहयोग लेंगे या आर्थिक सहयोग जितना हो सके उतना कम लेंगे, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने घर पर बैठकर और आपकी जो भी पुरानी पुस्तकें हैं जो आपने रीड 2021-22 में खरीदी है उनसे भी आप जो है वो एक बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं और उसमें भी आपकी सफलता के चांस बहुत अच्छे हो सकते हैं। तो अभी बीए सेकेंड ईयर में हो और बीएसटीसी किए हो क्या, बीएसटीसी किए हो, फिर तो बीए सेकेंड ईयर में हो तो बीएसटीसी किए होंगे आप। तो देखो आप अपने मन से पूछो कि आप समर्थ हो क्या, फिर आप तय करो कि आपको घर पे पढ़ना है कि बाहर पढ़ना है। वुडवर्थ कहते हैं कि सीखना विकास की प्रक्रिया है, सीखना विकास की प्रक्रिया है। जितना ज्यादा हम अधिगम करेंगे, जितना ज्यादा हम सीखेंगे उतना ही ज्यादा हमारा क्या होगा, विकास होगा। तो सही है ना ये बात, सीखना विकास की प्रक्रिया है, सीखना क्या है, विकास की प्रक्रिया है। नेक्स्ट देखिएगा, स्किनर कहते हैं कि व्यवहार के अर्जन में उन्नति की प्रक्रिया ही सीखना है। हमारे व्यवहार में दिनों दिन जो है वो अगर प्रोग्रेस हो रही है, हमारे व्यवहार का जो ग्राफ है वो अगर ऊंचा जा रहा है तो यह भी प्रक्रिया क्या है, सीखना है। और गिलफोर्ड कहते हैं कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। अगर व्यवहार के कारण हमारे व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है तो यह क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। ठीक है, अब देखो आगे, यहां तक कोई भी बात समझ में नहीं आई तो आप पूछ सकते हो।
अधिगम की कुछ विशेषताएं बताई गई है। अधिगम की एक प्रकृति होती है, अधिगम की कुछ विशेषताएं होती है, देखिए क्या क्या होती है। पहला जो अधिगम की विशेषता है, अब आप तो ये कह देते हो ना, अभी सोशल मीडिया पर 2 दिन पहले की बात है, एक हम पिक्चर देख रहे थे, ऐसे फेसबुक चला रहे थे, 2 मिनट खाली बैठे थे तब, तो एक एक पिक्चर हमें दिखी, एक तस्वीर दिखी, और इस तस्वीर का जो दृश्य, मैंने एक बार तो सोचा इसको डाउनलोड करूं आपको दिखाऊं, फिर मैंने सोचा कि आप कहोगे गुरुजी थे भी, मैं तो सियाना ही आ गया। उस पिक्चर में क्या खतरनाक चीज दिखा रखी थी, यानी इतनी ज्यादा मोटिवेशन थी उस पिक्चर में कि कोई हद नहीं है मोटिवेशन की। आपने सुना होगा कि लाल बहादुर शास्त्री नदी पार करके जाया करते थे और स्कूल में जो है वो पढ़ते थे। आपने बहुत सारा सुना होगा कि ये जो हमारे देश के महान नेता हुए हैं या महान व्यक्ति हुए हैं, वो घर के बाहर लाइट के खंबे की रोशनी में पड़े हैं। ऐसी बहुत सारी बातें आपने पढ़ी थी। लेकिन आज 2022 में भी ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां हैं। तो हमने एक वो पिक्चर देखी सोशल मीडिया पर, एक बच्चा जिस काफी गरीब परिवार का बच्चा था, और घर पे कमरा है, घर पे लाइट नहीं है, कमरे की छत पर बैठा है और पास में खंबा है जिसकी रोड लाइट जल रही है, और वो पढ़ रहा है रात को, क्योंकि दिन में तो लाइट जलती नहीं है और दिन में लाइट की जरूरत नहीं है। छोटा बच्चा है, रात को लाइट में पढ़ रहा है। और हमारे पास, चूंकि हमारे पास संसाधन है, देखिए एक बात हमने अपने जीवन से सीखी है, बीच में चूंकि मनोविज्ञान है तो अधिगम है, ये भी अनुभव के द्वारा भी तो हम सीखते हैं बहुत सारी बातें। हमने अपने जीवन में ये सीखा है कि अभाव हमें सिखाता है। जितना ज्यादा हमारे जीवन में अभाव होगा उतनी ज्यादा हम मेहनत करेंगे। तो अगर आप अपने घर में एसी में बैठ के पढ़ रहे हो ना, तो ये मान के चलो आप कुछ नहीं पढ़ रहे हो, टाइम बर्बाद कर रहे हो। और एक बच्चा जो अपने घर में ऐसे पसीना पूछते पहुंचते पढ़ रहा है ना, वो कहीं ज्यादा पढ़ रहा है। एसी में पढ़ने वाले बच्चे को इस बात का कोई लेना देना नहीं है कि पेपर में नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा। लेकिन जो खेत में, जो घर में, झोंपड़े में, अपनी कुटिया में बैठ के पढ़ रहा है ना, उसको ये टेंशन भी है साथ में कि बेटा अब जो तेरे नए हो तो तू क्या करेगो। तो अभाव हमें मोटिवेट करता है और ज्यादा सीखने के लिए। तो जितना ज्यादा आपके अभाव होगा, आजकल क्या है, एक नया ट्रेंड चला है। आजकल तो ऐसा ट्रेंड चल गया है लाइब्रेरी का। मैं जहां रहता हूं, हमारे यहाँ पहले गुरुकुल नहीं था। सुभाष जी चांद सर को आप जानते हो, उन्होंने आके यहाँ गुरुकुल खोला। गुरुकुल से पहले यहाँ पर 2 लाइब्रेरी थी। एक सरकारी लाइब्रेरी थी जो गवर्नमेंट स्कूल में थी, अभी भी है, उसमें कोई नहीं जाता है। एक हमारे यहाँ बाजार में लाइब्रेरी थी, उसमें भी कोई इक्का दुक्का लोग जाता था, बाकी पढ़ने के लिए लाइब्रेरी में कोई नहीं जाता था। है ना, कोई नहीं जाता था वहां पर। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल एग्जाम्पल मैं आपको अच्छा ही एग्जाम्पल दिया है मैंने एसी का। और मैं आपको बता दूंगा कि एसी में अगर आप बैठ के पढ़ रहे हो तो आप नहीं पढ़ रहे हो, है ना। फिर सुभाष जी सर आए यहाँ पर, उन्होंने गुरुकुल खोला, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे आए, और यहाँ पर लाइब्रेरी आज कम से कम 35 से 40 लाइब्रेरी है। जहां केवल 1 या 2 लाइब्रेरी थी, वहां आज 40 लाइब्रेरी है। अच्छा, अब तो क्या कर दिया है, ऐसा ट्रेंड चला है लाइब्रेरी में कि 10वीं वाला बच्चा कह रहा है मैं तो लाइब्रेरी में पढ़ूंगा, 11वीं कक्षा में पढ़ने वाला बच्चा कह रहा है मैं भी लाइब्रेरी में ही पढ़ूंगा, 12वीं वाला बच्चा भी कह रहा है मैं लाइब्रेरी में पढ़ूंगा। और लाइब्रेरी में क्या है, लाइब्रेरी में है कुर्सियां, एक एसी, पंखे, और बस कुछ नहीं। यानी लाइब्रेरी का एक, हम जब पढ़ते थे हमारे जमाने में, तो लाइब्रेरी क्या होती थी, हम जब बीएसटीसी करते थे, मुझे याद है हमारी लाइब्रेरी में कम से कम 10-15 हजार पुस्तक थी। 10-15 हजार ऐसे दीवारों पर पुस्तकों की रैंक बनी थी नीचे से ऊपर तक। और लाइब्रेरी का अर्थ होता था कि आपको ज्ञान ग्रहण करना है और आपको कुछ भी पढ़ना है तो आप लाइब्रेरी में जाइए, और आपको किसी के बारे में पढ़ना है वो बुक निकाल के पढ़ सकते हैं। आज लाइब्रेरी क्या है, बैठने का स्थान है, जहां
बैठा जाता है आराम से। मैं तो इस कल्चर को बिल्कुल पसंद नहीं करता हूं, कतई पसंद नहीं है मेरे कि कोई जाके लाइब्रेरी में अच्छा पढ़ सकता है। हो सकता है कि मेरे विचार यहां पर ना आपसे मैच खाए, आपके विचार मेरे से अलग भी हो सकते हैं। मेरा यह मानना है कि लाइब्रेरी उन बच्चों के लिए है जिनके पास भैया पैसे हैं, ठीक है, और उनमें मोटिवेशन नहीं है, तो वो अपना लाइब्रेरी में जाके पढ़ सकते हैं। उन बच्चों के लिए लाइब्रेरी हो सकती है जिनके पास पैसे बहुत हैं और जो खुद नहीं पढ़ सकते हैं, खुद में उनमें मोटिवेशन नहीं है, वो केवल दूसरों को देख के ही पढ़ सकते हैं, उनके लिए लाइब्रेरी है। जिस बच्चे के पास पढ़ने की क्षमता है ना, तो वो घर पे ही बैठ के पढ़ सकता है। आजकल कौन से अपने संयुक्त परिवार है, घर में 4-5 तो सदस्य होते हैं, आराम से एक कमरे में अगर आप बैठ के पढ़ो तो चाहे पूरे 24 घंटा पढ़ो, कोई जरूरी नहीं है लाइब्रेरी। लेकिन फिर भी क्या है कि देखा देखी है, अच्छा तू लाइब्रेरी जा रहा है क्या, चल यार मैं भी लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेता हूँ, है ना, तू भी लाइब्रेरी ज्वाइन कर ले, ये भी कर लेते हैं, तुम भी कर ले, है ना, बस देखा देखी, वो मेरा दोस्त जा रहा है तो मैं ही जाऊंगा, है ना। हम मुझे याद है हम शुरू में जब कॉलेज में आए थे तो उस टाइम जिम का दौर चला था कि जिम ज्वाइन करनी है। अच्छा, तो अब हमारा एक दोस्त था, वो बोला कि मैं जिम जाऊंगा, तो वो 2 दिन गया, तो फिर वो रूम पर आकर भी ऐसे वर्जिश करता था, बोला मैं जिम जाता हूँ। तो मैं गया यार, फिर मेरे भी ऐसे मन में आया कि ये जिम जाता है तो मैं भी जाऊं, तो मैं भी जिम गया। जाते ही उसको पहले दिन उस टाइम 1000 रुपये फीस थी जिम की 1 महीने की, तो हमने उसको 1000 रुपये दे दिए कि भैया ये लो 1000 रुपये। हम 2 दिन गए, 2 दिन के बाद गए ही नहीं क्योंकि हार्ड सारा करडा हो गया। यानी एक ट्रेंड होता है, अब ट्रेंड चल रहा है, इसका पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है कि लाइब्रेरी में आप अच्छा पढ़ सकते हो या आप जो है वो घर पे अच्छा पढ़ सकते हो, आप कहीं पर भी अच्छा पढ़ सकते हो, बस आपके पढ़ने की नीयत अच्छी होनी चाहिए, आपके पढ़ने के पीछे एक बेहतरीन मोटिवेशन होनी चाहिए। आप कहीं पर भी अच्छा पढ़ सकते हो, कहीं पर भी, और कितने भी शोर क्यों ना हो, कितना भी रोड़ा क्यों ना मचता हो, चाहे तो रेलवे स्टेशन पर रहता हो, चाहे तो बस स्टैंड के पास रहता हो, अगर अथार में पढ़ने की ललक है और चाहत है ना, तो कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहां पे नहीं पढ़ा जा सकता, हर स्थान पे पढ़ा जा सकता है। ये तो सब बहाने हैं कि लाइब्रेरी में जाके पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा, वहां जाके पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा, ये सब कुछ नहीं है। ये तो सब मन के, ये तो चोचला है। देखो वो तो कि देखो अब देखो टाइम बर्बाद ज्यादा हो रहे हैं, पैसा कमाना हो, देखो बेरोजगार तो बेरोजगार ही रह रहे हैं, चाहे आप कोचिंग में गए तब भी बेरोजगारी रहे, लाइब्रेरी जा रहे हैं तब भी बेरोजगार रहे। बेरोजगारी, आपकी बेरोजगारी या मेरी बेरोजगारी या हम सब की बेरोजगारी किसी के लिए रोजगार का साधन है। तो लाइब्रेरी क्या है, ठीक है किसी के लिए रोजगार का साधन है, लेकिन अगर आपके पास घर में एक रूम खाली है ना, तो बस आप घर में रूम बंद करो और पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, आप निश्चित तौर पर सफल हो सकते हो। फिर भी आगे चलते हैं, टॉपिक पे बढ़ते हैं। अधिगम की विशेषता की बात हम कर रहे हैं। अधिगम निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये बात आप याद रखो। अधिगम जो है वो निरंतर चलने, हमारे एक दोस्त की लाइब्रेरी है ना, तो लाइब्रेरी वो कहता रहता है, हम जब मॉर्निंग वॉक जाते हैं, तो घूमने जाते हैं, तो वो मैं उनसे पूछता रहता हूँ लाइब्रेरी के बारे में क्या चल रहा है, तो वो बोलता रहता है कि आज 2 लड़कियों ने ऐसे झगड़ा कर लिया, आज 2 लड़कों ने झगड़ा कर लिया। अच्छा, उनका एक ग्रुप बना हुआ है, वो कहते हैं कि ऐसी हमारी तरफ होना चाहिए, हम एसी की तरफ बैठेंगे। वो उनका 10 लोगों का एक ग्रुप है, वो कहते हैं कि हम बैठेंगे, है ना। तो बस लाइब्रेरी में यही चलता रहता है, धक्का मुक्की और टांग खिंचाई, है ना, और कुछ नहीं। देखो अगर मैंने आपको कहा था, एक सेशन बनाया था मैंने कि अगर आप 8 घंटे रोज पढ़ेंगे, 1 तारीख से भी पढ़ना आप शुरू करते हैं, आप चाहे कभी भी पढ़े, रात को, दिन में, दोपहर में, शाम को, कभी भी पढ़े, लेकिन तय कर ले कि 8 घंटे रोज पढ़ना है, 2 महीने में सिलेबस पूरा हो जाएगा, है ना, कहा था ना। तो और ये निरंतर अधिगम की एक प्रक्रिया है कि अगर आप निरंतर पढ़ते हैं, आप चाहे 5 घंटे ही पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आप निरंतर पढ़ते हैं तो आप किसी भी एग्जाम को अच्छे से करेक्ट कर सकते हैं। निरंतरता सबसे पहली जरूरी है। अधिगम के लिए क्या जरूरी है? निरंतरता। अधिगम एक परिवर्तन है,
अधिगम क्या है? एक परिवर्तन है। सीखना आपके जीवन में एक परिवर्तन लाता है। तो जितना ज्यादा आपका अधिगम होगा उतना ही ज्यादा आपके व्यवहार में, आपके बर्ताव में परिवर्तन आएगा। आपका एटीट्यूड जो है, आपका जो व्यक्तित्व है वो निखरता जाएगा। अधिगम सार्वभौमिक है। अधिगम उद्देश्य पूर्ण होता है। हर व्यक्ति का अलग उद्देश्य है। कोई आप में से रीट के लिए पढ़ रहा है, कोई सेकंड ग्रेड के लिए पढ़ता है, कोई जिस जिसका व्यक्ति का जो जो उद्देश्य है वो उस तरीके से अधिगम करता है। नेक्स्ट देखिए, अधिगम ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक पक्ष से संभव है। अधिगम के 3 पक्ष होते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा, अधिगम के कितने पक्ष होते हैं? अधिगम के कितने पक्ष होते हैं? अधिगम के 3 पक्ष होते हैं। एक तो आप ज्ञानात्मक पक्ष में अधिगम होता है आपका, यानी ज्ञान बढ़ता है। दूसरा आपका भावात्मक अधिगम होता है और तीसरा क्रियात्मक अधिगम होता है। सीखना सकारात्मक व नकारात्मक दोनों ही होता है। आप सीख रहे हैं। अब कई लोग जो है वो, हम जब हॉस्टल में रहते थे तो हमारे हॉस्टल में बहुत सारे बच्चे ऐसे भी थे जो घर से आए थे तो बड़े सीधे साधे थे, और हॉस्टल में आके वो कुछ ऐसे जैसे बीड़ी पीना सीख गए, कुछ लोग चूना खाना सीख गए, जर्दा, गणेश छाप वाला। तो अब आप क्या सीख रहे हो? देखो, समाज में तो हर तरीके की चीज है ना। सीखना आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप नेगेटिव चीज सीख रहे हो। जैसे हमारे भारतीय सेना को बंदूक चलानी सिखाई गई, और वो कैसी है? सकारात्मक है। वो किसी की रक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए चलाते हैं। आतंकवादियों को भी ठीक वैसी ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन उसके पीछे नकारात्मक नेगेटिविटी है। उनको सिखाया जाता है सामान्य मासूम लोगों को मारना, आतंक फैलाना, डर फैलाना, तो वो नेगेटिव है। आप सीख रहे हो अच्छे काम तो आपके लिए अच्छी बात है। आप सीख, जैसे हम छोटे थे तो हम अपने जो है वो गली में ऐसे ही खेल रहे थे, तो कोई बूढ़ा व्यक्ति था, बूढ़ा वृद्ध व्यक्ति था उसी मोहल्ले का, तो उसने किसी दूसरे को गाली निकाली। अब देखो, गाली जो है वो आप फट से सीख जाते हो। बुरी जो चीज होती है ना, जो नकारात्मक चीज होती है ना, उसमें मैग्नेट बहुत ज्यादा होता है, चुंबक की तरह होती है। जैसे लोहा और चुंबक, ऐसे ही बुरी चीज जो है ना, बुरी लतें हो या बुरी आदत हो या बुरी चीजें हो, हम बहुत जल्दी सीख जाते हैं। तो हम वो गाली सीख गए एक बार में, एक बार कानों में गाली गई, फट से सीख गए। बाद में घर वालों ने पीट दिया, क्योंकि एक बार ऐसे ही लड़ते लड़ते घर में हमने गाली निकाल दी थी बचपन में, तो घर वालों ने पीट दिया, आकड़ू सीख के धनाधन पीटा। लेकिन अच्छी चीजें सीखने में हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण, आप कोई मूवी देख के आए, फट से सीख जाओगे आप। मूवी की पूरी स्टोरी याद है आपको? मूवी की पूरी स्टोरी याद है? एक बार मूवी देखी आपने, पूरी स्टोरी याद, आपने 10 बार पढ़ा राजस्थान में मेवाड़ का इतिहास, 10 बार पढ़ा, लेकिन फिर भी वो पूरा 100% याद नहीं हुआ, और मूवी एक बार में याद हो गई। इसके पीछे कई कारण हैं, हालांकि कि आपका मूवी में ज्यादा इंटरेस्ट है, आपका ज्यादा ध्यान जो है वो मूवी के ऊपर फोकस होता है, ये भी कारण है। लेकिन बात ये आ रही है कि काम की चीजें आज आप यूट्यूब पे देखोगे, आज आप फेसबुक पे देखोगे, इंस्टाग्राम पे देखोगे, तो इतने सारे लाखों वीडियो हैं, लेकिन काम के वीडियो को आप देख लो, काम के जो वीडियो हैं उन पे सबसे कम जो है वो लोग देखते हैं, और फालतू की चीजें ज्यादा देखते हैं। क्यों? क्योंकि वो काम की नहीं है हमारे, और हम घंटों समय बिता देते हैं। अच्छा, इंस्टाग्राम पे देखने लगे तो 2 घंटे कब बीत जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। वो वीडियो बहुत चौखो, अरे मैं लाइक करूं, अरे मैं शेयर करूं, बस चला जाएगा टाइम। तो लर्निंग कैसी करनी है? सकारात्मक भी हो सकती है, नकारात्मक भी हो सकती है, वो अधिगमकर्ता पे निर्भर करेगा। सीखना व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों होता है। सीखना सक्रिय प्रक्रिया है, यानी आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। सीखना समस्या समाधान की भी प्रक्रिया है। सीखना आवश्यकता की पूर्ति करता है। सीखना विवेकपूर्ण प्रक्रिया है, और सीखना समायोजन है। फिर देखिए, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, कौन कौन से वो तत्व हैं, कौन कौन से वो कारक हैं जो आपके सीखने को प्रभावित करते हैं। कौन कौन से वो तत्व हैं, कौन कौन से वो कारक हैं जो आपके सीखने को प्रभावित करते हैं, बताएं।
कौन कौन से वो तत्व हैं जो आपके सीखने को प्रभावित करते हैं? कौन कौन से तत्व हैं वो? सही है, पर पढ़ाई भी रुचि के साथ। एक सेकंड रुकिएगा, बीच में आपके कमेंट दिखने बंद हो गए थे मुझे, इसीलिए। देखो, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? सबसे पहला कारण व्यक्तित्व, व्यक्तिगत कारक, पर्सनल कारण। आपके पर्सनल, जैसे कोई बच्चा ये कह सकता है, गुरुजी मैं तो लाइब्रेरी खातर जाऊं का मारे घरे नहीं, बहुत सारा टाबर है, मैं सामूहिक परिवार में रहा और मैं सारे दिन टाबर रोड़ा मचाबो करे, आपस में किए गए देवरानी जिठाने लड़बो करे, घरे सारे दिन मारा रोड़ो रहे, तो क्या करूं, घरे पढ़े कौन जा। हाँ, कुछ बच्चों के घर पे ऐसा माहौल हो सकता है कि उनके घर पे थोड़ा क्या है कि बड़ा परिवार होने के कारण ऐसे शोरगुल ज्यादा रहता है, तो उन बच्चों के लिए ठीक है लाइब्रेरी, कोई दिक्कत नहीं है, घर पे अगर माहौल अच्छा नहीं है तो, है ना। तो ये व्यक्तिगत कारक ही हुए आपके। जैसे आपकी अभिप्रेरणा कैसी है, अधिगम को जो सबसे ज्यादा प्रभावित करती है ना, अधिगम को जो सबसे ज्यादा प्रभावित करती है वो आपकी अभिप्रेरणा होती है। आप कितने मोटिवेटेड हैं किसी काम को लेकर, यह तय करता है कि आपका अधिगम कैसे होगा। तो अधिगम को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला जो कारक है वो है, अधिगम को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला है अभिप्रेरणा। फिर आती है इच्छा शक्ति, प्रतिकूल परिस्थितियों के होते हुए भी सीख जाना। देखो, इच्छा शक्ति का रोल कितना खतरनाक होता है। इच्छा शक्ति अगर है, जैसे एक मैं उदाहरण बताता हूं आपको, हमारे ही परिवार के सदस्य हैं इस चैनल के, एक बहन है और उसके शादी हो चुकी है और उसके घर वाले जो है, यानी उसके जो सास ससुर है, पति है, वो नहीं चाहते हैं कि वो पढ़े। वो कह रहे हैं कि तुम घर पे रहो, तुम्हारे कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो जो लड़की है वो ये चाहती है कि मैं पढ़ूं। रीट में वो हमारे इस परिवार की सदस्य बनी और उसने अपने पीहर में कहकर फॉर्म भरवाया रीट का, और केवल देखो उसकी परिस्थिति ऐसी थी कि वो किताब नहीं ला सकती थी। कही कि गुरुजी मैं किताब कौन ला सकूं, मैं कैसे मंगाऊं किताब, मैं तो केवल थारा जी यहाँ पीडीएफ है, फोन में ही पढ़ू, बांगो भी प्रिंट कटाना, मेरे कन कोई साधन को नहीं है। और केवल यूट्यूब के सेशन देखकर, जैसे हिंदी कहीं से पढ़ी, संस्कृत कहीं से पढ़ी, मनोविज्ञान यहां से पढ़ी, एसएसटी यहां से पढ़ी, इस प्रकार केवल यूट्यूब के माध्यम से उसने रीड क्रैक कर लिया। घर का सारा काम करना, पूरे दिन काम करना, रात को समय निकालना, यूट्यूब से पढ़ना, उसके नोट्स बनाना और अलग अलग चैनल से पढ़ना और रीड को क्रैक कर दिया। क्या था इसके पीछे? सबसे बड़ा योगदान किसका था? सबसे बड़ा योगदान था पहला अभिप्रेरणा, कि उसके मन में एक चाहत थी कि उसको करके दिखाना है। दूसरा उसकी इच्छा शक्ति थी कि चाहे मेरी परिस्थितियां कैसे भी हो, जनरली ऐसी परिस्थितियां जब हो कि घर वाले, देखो आप कोई मूवी देखने तो जा नहीं रहे हो, खेलने तो जा नहीं रहे हो, पढ़ना वैसे भी हमारे लिए बोरिंग होता है। पढ़ना जो है वो वैसे भी कठिन काम है हमारे लिए, क्योंकि पढ़ने में जनरली किसी की रुचि नहीं होती है। पढ़ने में जनरली किसी की रुचि नहीं होती है। और मान लो जी घर का कह दे कि बेटा तू टेंशन ना ले, तू आराम उचिल कर, तन्ने कोई नौकरी की जरूरत को नहीं, तो आपने एले 5-7 लाख रुपया घूम खा फिर ऐस कर, तो थे क्यों पढ़ेगा, कौन पढ़ो नहीं। लेकिन फिर भी विकट परिस्थितियों में भी उस लड़की ने मेहनत की और
वो रीट करेक्ट करी और अब वो मुख्य पेपर की तैयारी कर रही है। तो आपके अंदर कितनी इच्छा शक्ति है? अगर इच्छा शक्ति है तो आप विकट परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में, प्रतिकूल परिस्थितियों में, समस्या में भी पड़ सकते हैं। ठीक है। बालक का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, आपका मानसिक स्वास्थ्य कैसा है, शारीरिक स्वास्थ्य कैसा है, तो यह भी आपके अधिगम को प्रभावित करेगा। जैसे एक तो आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं मेंटली और फिजिकली, आपका पढ़ने में मन लगेगा। एक जैसे सर दर्द हो रहा है, सर्दी हो गई है, जुकाम हो गया, या कोई बीमारी है, शारीरिक बीमारी है या कोई मानसिक बीमारी है, तो फिर पढ़ने में आपका मन नहीं लगेगा, आप नहीं पढ़ पाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे। अरस्तु कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क रहता है। मनोविज्ञान का क्वेश्चन अच्छा है ये, किसने कहा कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है? तो अरस्तु ने ये बात जो है वो कही थी। किसने कही थी? अरस्तु ने ये बात कही थी। ध्यान, रुचि, स्मृति और तत्परता, आपका ध्यान केंद्रित हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा, आपकी रुचि पढ़ने में है कि नहीं है, आपकी याददाश्त कैसी है और आपकी तत्परता कैसी है, यह भी आपके अधिगम को क्या करती है? प्रभावित करती है, अधिगम को प्रभावित करती है ना। नेक्स्ट देखिए, आयु और परिपक्वता। एक तो मान लो आप अभी जो है वो 18, 19, 20, 21 साल के हैं, अंडर 25 साल हैं आप में ज्यादा जोश होगा, आप ज्यादा पढ़ पाओगे। एक आप 35 साल में पढ़ने की सोचो तो वहां पर थोड़ा सा दिमाग जो है वो कम काम करता है भैया। 25 वाले का ज्यादा करेगा, 35 वाले का थोड़ा धीरे काम करेगा। लेकिन फिर भी अगर इच्छा शक्ति है, फिर भी आपका अगर मोटिवेशन अच्छा है तो आप पढ़ सकते हो। इसके अलावा समय व थकान आपका प्रभावित करता है। जैसे सुबह सुबह आप पढ़ते हो तो ज्यादा बेहतर पढ़ पाते हो, रात में धीरे धीरे बैटरी लो हो जाती है तो फिर आपको क्या होती है? थकावट होने लगती है। तो कहने का अर्थ यही है कि बहुत सारे ऐसे कारक भी हैं जो आपके पढ़ने को क्या कर सकते हैं? अधिगम को प्रभावित करते हैं। इसके बाद देखिएगा शिक्षक संबंधी कारक। सीखने की विधि कौन सी है? आपको टीचर कैसे पढ़ा रहा है? एक तो जैसे कोई टीचर है मेरे जैसा हो, बोरिंग हो, जो बातें ज्यादा करता हो, पढ़ाता कम हो, तो फिर आपका अधिगम नहीं हो पाएगा। शिक्षण सूत्र कौन सा पढ़ा रहा है, लगा रहा है वो, ये भी डिपेंड करता है। कार्य कारक भी कैसा है, कौन सा विषय पढ़ रहा है। जैसे गणित विषय, मेरे जैसे बच्चे उनको गणित अंग्रेजी बहुत कठिन लगता है तो उनको वो ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है ना। अगर आपकी रुचि का विषय है, अगर आपकी कार्य कैसा है, ये भी डिपेंड करता है, यानी कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो आप, आपकी रुचि के अनुरूप है कि नहीं है। विधि संबंधी कारक भी है, जैसे अभ्यास करके सीखना, सूझ द्वारा सीखना, समय सारणी, ये सब चीजें आपके अधिगम को प्रभावित करती है। अब अधिगम की प्रक्रिया देखिए, इसमें अधिगम के ये सोपान हैं, इनको हम कल पढ़ेंगे। अधिगम के ये स्टेप हैं, इनको कल पढ़ेंगे। अधिगम के सिद्धांत पढ़ेंगे, है ना। और थोड़ा समय ज्यादा लग रहा है, बीच में कुछ बातें भी हो जाती है, लेकिन अपने पास समय है और अपन इसी महीने में पूरा मनोविज्ञान ऑलमोस्ट 15 तारीख तक कंप्लीट कर लेंगे। इसी महीने के 15-16 तारीख तक मनोविज्ञान का ये टॉपिक आपका पूरा हो जाएगा। तो बिल्कुल भी घबराए नहीं। एक दो बातें ध्यान रखें, कोई जरूरी नहीं है कि आप कहां पढ़ रहे हो, है ना। आपका मन कर रहा है कि मैं लाइब्रेरी में पढ़ूं, कोई दिक्कत नहीं है, अभी ट्रेंड है लाइब्रेरी का, तो कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ो। मुख्य बात यह है कि लाइब्रेरी में पढ़ो, घर में पढ़ो। देखो, दिमाग को फोकस कर लो। लाइब्रेरी में जाते हो ना, तो लाइब्रेरी में आप बहुत सारे लोगों से मिलोगे, तो बस ध्यान ये रखना है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आप अपने लक्ष्य से ना भटक जाएं। लाइब्रेरी में जा रहे हैं तो ऐसे, हमारे यहाँ पहले घोड़ा गाड़ा होता था ना, घोड़ा गाड़ी देखा आपने? घोड़ा होता ना, घोड़ा या घोड़ी, तो उसके ऐसे आंखों के लगा दिया जाता है ना, ऐसे। आपने कभी देखा होगा, देखना, दो ऐसे वो गत्ते जैसे होते हैं चमड़े के बने, वो ऐसे लगा दिए जाते हैं आंखों के, ताकि वो पूरा ध्यान सामने रखे। तो आप भी अपनी आंखों के सामने ऐसे लगा लो कि आपका ध्यान जो है वो मुख्य परीक्षा पर ही रहे, इधर उधर प्यार मोहब्बत वगैरह सब में ना भटक जाए। लाइब्रेरी जाते हो तो सीधे घर से निकले और लाइब्रेरी पहुंचे, लाइब्रेरी में पढ़े और निकले, घर पर पहुंचे। दुनिया में क्या हो रहा है, आपके पास वाली टेबल पर क्या हो रहा है,
लाइब्रेरी के अंदर क्या हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है, रास्ते में क्या हो रहा है, भूल जाओ सब बातें। अपने आप को मेंटली रूप से 2, 3, 5 महीने के लिए, 4 महीने का समय है, 4 महीने के लिए अंडरग्राउंड कर लो, दुनिया से कट जाओ, सब कुछ छोड़ दो, केवल लक्ष्य रखो, एक मुख्य परीक्षा, आप निश्चित तौर पर सफल हो जाएंगे। अभी के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, आप सब लोगों ने अपना कीमती समय दिया इसके लिए। फिर मिलते हैं आपसे 3 बजे 1 लाइनर क्वेश्चन में एनसीईआरटी आरबीएसई के, तब तक के लिए पढ़ते रहे, धन्यवाद।